हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। हम बात कर रहे थे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उस सिलसिले में हम लोग ने पढ़ लिया था अमेरिका और फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो आज हम फिर से एक बार पढ़ेंगे अमेरिका और फ्रांस की क्रांति। ठीक है, अगर आपने इससे पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको वीडियो पार्ट 1 जरूर देख लेनी चाहिए। ये पार्ट नंबर 2 है। तो आज हम बात करने वाले एकदम फुल डिटेल से अमेरिका और फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेज नंबर 4 है। ठीक है, पेज नंबर 4 पढ़ा रहा हूँ। दुनिया में हो रहे इन बदलाव से बीच 18वीं सदी के अंत दो दशकों और महत्वपूर्ण बदलाव हुए। ठीक है, तो 18वीं सदी में दो महत्वपूर्ण बदलाव हुए। पहले का संबंध अमेरिका से है। ठीक है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से है और दूसरे का संबंध फ्रांस की क्रांति से है। तो 18वीं सदी में हम लोग कह सकते हैं कि दो महत्वपूर्ण बदलाव हुए। पहला जो था अमेरिका आज़ाद हुआ था और दूसरा फ्रांस आज़ाद हुआ था। ठीक है, जिसको कह सकते हैं अमेरिका की क्रांति और दूसरे कहते हैं फ्रांस की क्रांति। तो 18वीं सदी में दो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। ठीक है, अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति आप कह सकते हैं। अमेरिका की खोज के बाद यूरोप के देशों ने अपना कब्जा जमा लिया था। ठीक है, अमेरिका की खोज के बाद वहाँ पर यूरोप के देशों ने अपना कब्जा जमा लिया था। क्यों, आप पूछेंगे कैसे जमा लिया था भाई, अमेरिका में यूरोप वाले क्यों करेंगे। तो देखो, अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। जो कोलंबस था कहाँ का था? अमेरिका का था। ठीक है, जो कोलंबस कहाँ का था? यूरोप का था। तो भाई अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। तो व्यापार करने के लिए जब कोलंबस गया वहाँ पे यूरोप के सभी लोग गए, तो वहाँ पे इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया कि हमने खोजा है इसे। ठीक है, अब समझ गए कैसे गए होंगे। तो जो कोलंबस था वो अमेरिका खोज किया था और जो कोलंबस यूरोप का ही था, इसलिए वो वहाँ पे चला गया। ठीक है, इसलिए वो यूरोपवासी ने कब्जा जमा लिया था। समझ गए। धीरे धीरे वहाँ पर बस गए लोगों ने ही यूरोपीय देश के शासन के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ बस गए लोगों ने ही यूरोपीय देशों के शासन के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इसी तरह फ्रांस के लोगों ने भी राज परिवार तथा सामंत वर्ग के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इन दोनों ही देशों में लोगों की अत्याचार और शोषण अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर किया और नया संघर्ष सफल रहा। ठीक है, तो वहाँ पे जो रह रहे लोग थे अमेरिका के पहले, जो यूरोपवासी ने तो वहाँ पे अधिकार जमा लिया था, और लेकिन जो अमेरिका में जो पहले के लोग थे वहाँ पे जो अमेरिकी नागरिक थे, ठीक है, अमेरिका के ही लोग जो थे, उन्होंने यूरोप के खिलाफ मतलब आवाज़ उठानी शुरू कर दी। ठीक है, लोगों को यूरोप के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। और फ्रांस में भी यही हुआ। ठीक है, फ्रांस में भी यूरोप का ही शासन था, मतलब इंग्लैंड वाले फ्रांस में भी चले गए, तो फ्रांस के लोग भी उनके प्रति आवाज़ उठाने लगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 5 है। ठीक है, इसके बाद इन दोनों देशों लोगों ने अपने अपने देशों में गणतंत्र प्रणाली की सरकार स्थापित की। ठीक है, इसके बाद जो दोनों देश थे अमेरिका और फ्रांस, ठीक है, इन्होंने अपने अपने देशों में गणतंत्र प्रणाली सरकार स्थापित की। ये बताएंगे गणतंत्र प्रणाली। स्वतंत्रता और समानता उनके मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए। ठीक है, स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता मतलब सबको समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सबको समानता मिलनी चाहिए। ठीक है, उनके मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए किसके? अमेरिका और फ्रांस के। फ्रांस और अमेरिका ने इन आंदोलनों को कई देशों के लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। तो फ्रांस की क्रांति और अमेरिका की क्रांति के कारण ही कई देशों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। फ्रांस और अमेरिका की क्रांति के कारण किन देशों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, अभी आगे बताने वाला हूँ। क्वेश्चन ऐसे लिखिएगा, फ्रांस और अमेरिका की क्रांति से या आंदोलन से अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हैं आप। इसका एक प्रभाव यह भी था कि धीरे धीरे एक निश्चित क्षेत्र में सभी रहने वाले लोगों ने जो लंबे समय में एक दूसरे के साथ थे और जो एक जैसी भाषा बोलते थे, वो अपने को जैसा मानने या एक राष्ट्र के रूप में पहचाने जाने की परंपरा शुरू हुई। तो पहला जो पॉइंट है, फ्रांस और अमेरिका की क्रांति से जो अलग अलग देशों पर प्रभाव पड़ा, पहला पॉइंट ये है, इसका यह प्रभाव था कि धीरे धीरे एक निश्चित क्षेत्र में, ठीक है, धीरे धीरे एक क्षेत्र में जो यहाँ पे लोग रहते थे जो लंबे समय से एक दूसरे के साथ थे, ठीक है, लेकिन वो अपने आप को जानते नहीं थे कि हम कहाँ रहते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं। ठीक है, एक निश्चित क्षेत्र में जो यहाँ पे लोग रहते थे बहुत पहले, जो एक जैसी भाषा बोलते थे, अपने को एक जैसा राष्ट्र मानने या एक राष्ट्र के रूप में पहचाने जाने की परंपरा की शुरुआत हुई। ठीक है, तो अमेरिका और फ्रांस की क्रांति के यही हुआ कि एक मतलब मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है, ठीक है, और वहाँ पर पहले से लोग रहते तो अपने आप को जानते नहीं थे कि हम क्या हैं, हम किस राष्ट्र में हैं, हम लोग कैसी भाषा बोलते हैं। तो एक जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो पता चला
कि उसी से पता चला कि हम लोग एक कंट्री के रूप में हैं, ठीक है, हम लोग एक देश के रूप में हैं, ठीक है, हम एक देश में रहते हैं और हमारी भाषा यह है इंग्लिश है, चाहे कुछ भी। तो उसी से अमेरिका और फ्रांस की क्रांति से है यह अन्य देशों को मैसेज मिला कि हम लोग एक देश में रहते हैं, ठीक है, सभी लोग एक देश में ही रहते हैं, ठीक है। ये इसको आप पॉइंट टिक कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अत्याचार और शोषण के शिकार हमारे देश के किस प्रकार की सरकार है, उसके नीति निर्देशांक सिद्धांतों का चर्चा करें, ठीक है। दोस्तों कुछ जो मैंने इस फोटो लिया है कुछ ब्लर आ रहा है, इसलिए आप कृपया किताब का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अत्याचार और शोषण के शिकार हमारे देश से किस प्रकार की सरकार है, उसके नीति निर्देशांक सिद्धांतों पर चर्चा करें, अभी चर्चा करेंगे। अब बात करने वाले नेक्स्ट टॉपिक आधुनिक काल और हमारा देश, ठीक है। आधुनिक काल और हमारा देश, इस प्रकार यूरोप में, ठीक है, इस प्रकार यूरोप में जैसे अमेरिका और फ्रांस की क्रांति से लोगों को एक संदेश मिला कि हम लोग एक देश में रहते हैं और हमारी भाषा ये है, उसी प्रकार आधुनिक काल और हमारा देश अब पढ़ने वाले हैं इंडिया के बारे में, ठीक है। इस प्रकार यूरोप में हुए इन परिवर्तनों से प्रभावित होकर अन्य देशों ने लोगों ने अन्य ढंग से सोचना विचारना शुरू किया, ठीक है। आपको पता ही है कि जब अमेरिका और फ्रांस की जब क्रांति हुई थी तो लोगों ने जो पूंजीवाद था, पूंजीवाद के कारण लोग ने सोचना प्रारंभ किया था। मैंने आपको पढ़ाया था कि पूंजीवाद के कारण लोग सोचना प्रारंभ किए थे। नए उपनिवेशों की तलाश में जब यूरोपीय हमारे देश से आए तो हमारे देश पर भी इन परिवर्तनों का प्रभाव पड़ा। जब नए बिजनेस की तलाश में, नए उपनिवेशों की तलाश में, ठीक है, उपनिवेश मतलब यही किसी का अधिकार प्राप्त करना किसी पर, ठीक है। तो नए उपनिवेशों की तलाश में जब वो इंडिया आए, यूरोपवासी चाहे अमेरिका और फ्रांस वाले जब इंडिया आए तो इसका प्रभाव क्या इंडिया ही पड़ा। किसका प्रभाव, जिससे वहाँ के उसका प्रभाव था कि जैसे वहाँ के लोग सोचना शुरू किए कि हम किस देश में रहते हैं, तो उसका प्रभाव इंडिया भी पड़ने लगा धीरे धीरे, ठीक है। जब कौन आए, नए ढंग से सोचना विचारना शुरू किया, जब कौन परिवर्तन से प्रभावित होकर अन्य देशों के जब लोग इंडिया में आए, तब नए उपनिवेशों की तलाश में जब यूरोपीय हमारे देश में आए तो हमारे देश पर भी इन परिवर्तनों का प्रभाव पड़ा। आपको याद होगा कि 18वीं सदी से शुरू हमारा देश किस प्रकार टुकड़ों में बटा हुआ था। 18वीं सदी में हमारा देश टुकड़ों में बटा हुआ था, ठीक है। तो इसका प्रभाव क्या था कि जब अमेरिका वाले या यूरोपवासी हमारे देश में आए तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा भी हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। प्राय 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को 1750 ईस्वी के बाद आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। 1750 ईस्वी के बाद ही आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अपने डायरी में जरूर लिख लें कि आधुनिक काल का प्रारंभ कब हुआ था, 1750 ईस्वी में, ठीक है। 18वीं सदी। आधुनिक शब्द का इस्तेमाल जब समय के संदर्भ में किया जाता है तो इसका अर्थ अतीत का सबसे नज़दीक हिस्सा जो पिछले लगभग 300 वर्ष से संबंधित है। इसका अर्थात आधुनिक शब्द का इस्तेमाल जब समय के संदर्भ में किया जाता है, आधुनिक काल का जब इस्तेमाल जब समय के अनुसार किया जाता है तो इसका अर्थ अतीत का सबसे नज़दीक हिस्सा, अतीत मतलब इतिहास का सबसे नज़दीक हिस्सा, ये मध्यकाल, ये प्राचीन काल, ये प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, और यहाँ पे हैं आधुनिक काल में हम लोग जीते, तो ये अतीत का सबसे पिछला हिस्सा है, मतलब सबसे नज़दीकी हिस्सा है, ये इतिहास का सबसे नज़दीकी हिस्सा। आपसे कोई पूछेगा कि इतिहास का सबसे नज़दीकी हिस्सा कौन है, तो आधुनिक काल। इससे पीछे तो मध्यकाल है ना, तो उससे पहले तो आधुनिक काल ही होगा। ये हम लोग हैं, ये आधुनिक काल है, ये मध्यकाल, ये प्राचीन काल। तो आधुनिक काल सबसे सटा हुआ सबसे नज़दीक काल होगा हम लोगों का, ठीक है। तो अतीत का सबसे नज़दीकी हिस्सा जो है पिछले समय लगभग 300 वर्षों से संबंधित है, ठीक है। 18वीं सदी, 19वीं, 20वीं, 21वीं सदी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है ना अभी, तो पिछले 300 साल, ठीक है, ये 100 साल 100 साल 100 साल, तो 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। तो पिछले 18वीं सदी मतलब 1750 में ये स्टार्ट हुआ था आधुनिक काल। चलो अब ये पढ़ लिया हमने, हमारा देश कितने टुकड़ों में बटा था, ठीक है। अब पढ़ेंगे, इसी समय यूरोप के व्यापारी भारत के विभिन्न भागों में व्यापार से जुटे थे। उनमें से जो व्यापारी इंग्लैंड से आए थे वे व्यापार करते करते धीरे धीरे हमारे देश के शासक बन बैठे। सबसे पहला प्रभाव क्या था कि जब हमारा देश टुकड़ों में बटा था तो उन्होंने, जो इंग्लैंड वासी थे या यूरोप वासी, उन्होंने हमारे देश पे आकर लाभ उठाया। क्या कि पहला तो व्यापार करने में जुट गए, और दूसरा जो हमारा देश बहुत सारे टुकड़ों में बटा था उनमें से जो व्यापारी इंग्लैंड से आए वे व्यापार करते करते धीरे धीरे हमारे देश के शासक बन बैठे। पहला प्रभाव तो ये पड़ा, ठीक है।
कि वह व्यापार करने के नाम पे वो हमारे देश में ही शासक बन बैठे। ठीक है, इन्होंने हमारे देश के स्थानीय नवाबों और राजाओं को हराकर अपना शासन स्थापित किया। अच्छा, आपको पता होगा कि ये इन्होंने राजाओं और नवाबों को क्यों हरा दिया? क्योंकि देखो, जैसे ये इंडिया है, देखो ये इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया हमारा बहुत सारे 570 की 576 टुकड़ों में बटा था। ठीक है, ये लिखना मत, ठीक है, मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली, ऐसे टुकड़ों में बटा था, अलग अलग छोटे छोटे राजा बहुत सारे थे। तो जब आए तो एकजुट नहीं थे और इन्होंने सबको एक एक करके हरा दिया। भाई कहते हैं ना कि भाई अगर बहुत सी लकड़ी एक जगह रख दी जाए तो तोड़ना आसान नहीं है, और एक लकड़ी सिंगल रखे तो कोई भी तोड़ देगा। तो वही हुआ इंडिया के साथ। ठीक है, वो जो आए और नवाबों और राजाओं को, स्थानीय जो नवाब और राजा थे, उनको हराकर अपना शासन स्थापित कर लिया। ठीक है, आपको पता चल गया कि क्यों हरा दिया गया राजा को। ये सब लिखना नहीं है, ठीक है, बस पढ़ना है और याद कर लेना है कि इसे समझना है। ठीक है, ये पॉइंट समझना है कि भाई वो यूरोपवासी इंडिया में जब आए तो इसका क्या प्रभाव रहा। सबसे पहले तो 576 या कुछ टुकड़ों में इंडिया बटा था। उसके बाद वो जो व्यापार करने आए वो धीरे धीरे अपना शासक मतलब बन बैठे इंडिया में। ठीक है, उसके बाद स्थानीय नवाबों और राजाओं को हराकर वो अपना शासन स्थापित कर लिया। ये समझना है। जो लिखने वाला होगा मैं खुद बता दूंगा। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। आगे से 200 साल तो हमारे देश में इनका शासन रहा। तो जब पूछ सकता है कि ये व्यापारियों या अन्य इंग्लैंडो वासियों का जो हमारे देश में अंग्रेज आए थे उनका कितना साल हमारे देश पर शासन रहा, तो 200 साल तक ये लिख सकते हैं। हमारे देशों में अंग्रेजी शासन आने से अंग्रेजी शिक्षा व नवीन विचारों का प्रवेश हुआ। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे पास इंडिया में जब अंग्रेज आए तो इसका क्या महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है इंडिया में। तो सबसे पहले तो वह अंग्रेजी शासन लेके आए। अंग्रेजी इंडिया में कहाँ से आई है? तो अंग्रेजों से आई है। ठीक है, तो सबसे पहले जब इंडिया में वो आए तो अंग्रेजी शिक्षा और नवीन विचारों, नया विचार लेके आए। ठीक है, ये प्रभाव लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इंडिया में जब वो आए तो इसका क्या प्रभाव रहा इंडिया में, इसका मतलब क्या क्या लाभ हुआ। तो पहला वही तो नवीन विचार और अंग्रेजी शिक्षा। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा लाए पहला, और दूसरा नवीन विचार। नवीन विचार में बहुत नया नया विचार, जैसे ट्रेन बनाना है, हेलीकॉप्टर बनाना है, एरोप्लेन बनाना है, तो किसने बनाया? ये सब अंग्रेजों ने ही बनाया। ठीक है, तो नया विचार लेके आए। जैसे हम लोग बनाते थे चरखा से। ठीक है, चरखा से कपड़ा बनाते थे तो वो मशीन से कपड़ा बनाते थे, तो नए विचार तो हुआ मशीनीकरण का। इंग्लैंड में मशीनीकरण का तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई थी, इसीलिए वो नवीन विचार लेके आए। ठीक है, आपको औद्योगिक क्रांति मैंने ऊपर पढ़ा दिया है कि जब मशीन का उपयोग ज़्यादा किया जाता है तो उसे ही मशीनीकरण का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं औद्योगिक क्रांति। तो जब इंडिया में वो आए तो अंग्रेजी शिक्षा और नवीन विचार लेके आए। ठीक है, प्रवेश हुआ इसका। फलतः भारतीय लोगों में जागृति आई। ठीक है, मतलब भारत के लोग मतलब जागृत हुए, मतलब जाने कि हाँ भाई ये भी सही है। आगे की इकाइयों में आप देखेंगे किस प्रकार अंग्रेजों ने हमारे देश के आर्थिक संसाधनों के लाभ के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है, दोस्तों ये चैप्टर थोड़ा मेरे को दिख नहीं रहा है साफ से। ठीक है, लेकिन पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो मेरी सिस्टर जो है, मेरा भाई, उन्हें अच्छा से सेंड नहीं किया। ठीक है, किस अपनी जल्द ही पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, किया। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने तो अपना शासन स्थापित कर लिया अपनी ज़रूरत से। ठीक है, वो लोग सस्ती कीमत पर खरीदा करते थे, मतलब अपनी ज़रूरत पर कच्चा माल जो थे वो सस्ती कीमतों पर खरीदाते थे। निर्यात के लिए वे अपने एवं नई फसलों की खेती करने आगे आपकी। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट को मैं मिस कर रहा हूँ। ठीक है, आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ से यहाँ तक मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उपनिवेश और औपनिवेश किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन क्या करें कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलिए, इस काल विभाजन से अलग होकर कुछ इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। इस कारण कई अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास के कालखंडों को अपने नजरिए से बांटने के लिए कोशिश की। 1817 में स्कॉटलैंड के शासित इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब लिखा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि भाई इतिहास जो होता है 3 प्रकार का होता है। ठीक है, आधुनिक, मध्यकाल और प्राचीन।
तो ये सब इतिहास हो गया, लेकिन भारत का जो इतिहास है वो भी तीन कालखंडों में किसने बांटा है? जेम्स मिल ने बांटा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, लिखना ही है आपको। ठीक है, लिखना है 1817। ठीक है, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, ठीक है, कहाँ का था? स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिज्ञ दार्शनिक जेम्स मिल, ठीक है, किसने बांटा था? जेम्स मिल ने तीन कालखंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये बुक लिखी थी, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी, जिसमें भारत के इतिहास को तीन कालखंडों में बांटा गया है। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इस तीन कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है, तो भारत के इतिहास को उन्होंने तीन कालखंड में बांटा गया। पहला हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश मतलब अंग्रेज। ठीक है, इसको कह सकते हैं ब्रिटिश मतलब अंग्रेजियन जो थे, ब्रिटिश जो ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के थे, ठीक है, उसको कह सकते हैं ब्रिटिश। तो जेम्स मिल ने एक बुक लिखी थी, ब्रिटिश ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश भारत का इतिहास एक नामक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने तीन कालखंडों में बांटा गया था। ठीक है, पहला हिंदू, मुस्लिम और इंग्लैंड मतलब ब्रिटिश। इस विभाजन के इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। कालखंडों में इस निर्धारण को उन्होंने उस वक्त लोगों से मान भी लिया था। कालखंडों के इस निर्धारक को उस वक्त के लोगों ने मान भी लिया था। इस मतलब हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश क्यों उन्होंने बनाया था? क्योंकि यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। मतलब शासकों का धर्म, ठीक है, शासकों का धर्म ये एकमात्र महत्वपूर्ण इतिहास का परिवर्तन होता है। इस आधार पर नेक्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पे, क्या आप भारतीय इतिहास को समझने में इस तरीके से सहमत हैं? कक्षा में चर्चा करें। क्या भारतीय इतिहास को समझने में इस प्रकार से सहमत है? कक्षा में चर्चा करें। नहीं भाई, हम नहीं समझेंगे, हिंदू मुस्लिम क्यों करेंगे हम लोग। जेम्स मिल को लगता था कि सियाही देश प्रगति और सभ्यता के मामले में यूरोप में काफ़ी पीछे है। उनका मानना था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का शासन था। भारत के लोग इतने पिछड़े और असभ्य थे कि अंग्रेज शासन से ही उनका कल्याण हो सकता था। अंग्रेज भारत के श्रेष्ठ और बेहतर थे। ठीक है, एक ओर से तो भारतीय इतिहास और हिंदू और मुस्लिम कालखंड में बांटते हैं, जबकि अपने ब्रिटिश शब्द का प्रयोग करते हैं, ईसाइयों का प्रयोग नहीं करते। ब्रिटिश शब्द संभवतः अपनी एकता और राष्ट्रीयता का बोध कराना चाहते हैं। ठीक है, ब्रिटिश। एक कालखंड में ये भी कहा गया कि इस पुस्तक में हिंदू और मुस्लिम तो कर रहे हैं, लेकिन ईसाई क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? तो ईसाई इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि ब्रिटिश जो शब्द है ना, पूरे इंग्लैंड को प्रदर्शित करता है ब्रिटिश। ठीक है, वहाँ पे ईसाई लोग रहते हैं, लेकिन पूरे इंग्लैंड को ब्रिटिश प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, जैसे इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बेसिकली हिंदू मुस्लिम किया गया। ठीक है, ब्रिटिश शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया। आपको बताया कि जेम्स मिल ने एक बुक लिखी थी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश तीन कालखंडों में भारत के इतिहास को बांटा गया था। ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको। तो संभवतः अपनी एकता और राष्ट्रीयता का बोध कराना चाहते थे। कौन? ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड के लोग। जेम्स मिल जो थे वो अपनी एकता और राष्ट्रीयता का बोध कराना चाहते थे ब्रिटिश शब्द का उपयोग करके। अगर बस भारत करते तो भारत का भी एकता का मतलब जिक्र होता, राष्ट्रीयता का जिक्र होता, लेकिन उन्होंने हिंदू और मुस्लिम किया। ठीक है, और अपना जो देश था उन्होंने ब्रिटिश अपना जोड़ दिया है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, क्योंकि हमारा देश जो इंग्लैंड का जो राष्ट्रीयता था वो बना रहा है, एकता बना रहा है, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश लगाया, ईसाई इसलिए नहीं लगाया। ठीक है, इंग्लैंड में बेसिकली ईसाई ही रहते हैं। ठीक है, ईसाई लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म रहते हैं, लेकिन उन्होंने ईसाई का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि वह अपनी एकता का और राष्ट्रीयता का बोध कराना चाहते थे कि हम लोग एकजुट होकर रहते हैं। ठीक है, इसीलिए। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं यहाँ पे। जरा सोचिए, क्या इतिहास के किसी कालखंड की अवधि को हिंदू, मुस्लिम या ईसाई दौर कहा जा सकता है? ठीक है, जरा सोचिए, क्या इतिहास के किसी भी कालखंडों की अवधि को हिंदू, मुस्लिम या ईसाई दौर कहा जा सकता है? क्या किसी और भी अवधि में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते? क्या किसी अवधि में अन्य धर्मों के लोगों के जीवन और तौर तरीका कोई महत्व नहीं होता? हमें यह भाव रखना चाहिए कि किसी भी अवधि का इतिहास किसी एक तरह के लोगों से अकेले नहीं बनता, बल्कि समाज के सारे लोगों को एक साथ मिलकर साथ चलने से बनता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बताया था कि आप कक्षा में चर्चा करेंगे कि भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके को आप सहमत हैं? तो हम लोग नहीं हैं सहमत भाई। ठीक है, केवल हिंदू और मुस्लिम से किसी भी देश का इतिहास नहीं बनता। ठीक है, आप लोग ये कह सकते हैं केवल हिंदू और मुस्लिम से किसी देश का इतिहास थोड़ा ना बनता है। वहाँ पर रह रहे सभी जनों, वहाँ पर रह रहे सभी धर्मों के लोगों से इतिहास बनता है।
ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है, जरा सोचिए क्या इतिहास किसी कालखंड हिंदू और मुस्लिम और ईसाई करने से बनता है कि नहीं। किसी भी अवधि में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते हैं, ठीक है। हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी भी अवधि का इतिहास किसी एक तरह के लोगों से अकेले नहीं बनता, बल्कि समाज के सारे लोगों एक साथ मिलकर साथ साथ चलने से बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतिहास कैसे बनता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी भी अवधि का इतिहास किसी एक तरह के लोगों से नहीं बनता। इतिहास केवल एक लोगों से नहीं बनता, बल्कि अकेले नहीं बनता, बल्कि समाज के सारे लोगों को मिलकर एक साथ मिलकर चलने से इतिहास बनता है, ठीक है। तो आपका यह पॉइंट होना चाहिए, यह अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं कि नेक्स्ट, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कॉपी में लिखिए ज़रूर कि इतिहास को हम लोग भाई इस सोचिए, ठीक है। पहले इतिहास को सोचिए कि क्यों बांटा गया। मैंने आपको बताया कि इतिहास 3 प्रकार बांटा गया था, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो इतिहास को भाई क्यों बांटा गया, अपने कभी सोचा? तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए, इतिहास को जानिए, ठीक है। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि इतिहासकार इतिहास को जानने के लिए जिन स्रोतों का साधनों का प्रयोग करते हैं उन्हें ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। तो पहले तो ये लिखिए कि ऐतिहासिक स्रोत किसे कहते हैं। तो इतिहासकार जो होते हैं इतिहास को जानने के लिए जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जिन वस्तु का प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं ऐतिहासिक स्रोत, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये बहुत पुराना एक पेपर है, ठीक है, बहुत पुराना पेपर मिट्टी से मिला, मैं इतिहासकार हूँ। देखिए ऐतिहासिक स्रोत किसे कहते हैं बताता हूँ। ये मान लीजिए कि इसको छोड़िए, मान लीजिए कि लोटा है, लोटा जो हज़ारों साल मिट्टी में दबा था, और मैं इतिहासकार हूँ। तो मैं जब जाऊँगा, अगर ये मेरे को मिलेगा, तो इतिहास को कैसे जानूँगा? इस लोटे को देखकर। तो ये क्या है? स्रोत है, ऐतिहासिक स्रोत। तो ऐतिहासिक स्रोत को पता लगाने के कारण ही हम लोग इसे ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। जिन स्रोतों से साधनों का प्रयोग करते हैं, जिन साधनों का प्रयोग करते हैं इतिहास जानने के लिए, उसे तो कहते हैं ऐतिहासिक स्रोत। मान लीजिए बहुत साल पहले मेरे को एक कलम मिला जो अकबर का था, और मान लो कि मैं इतिहासकार हूँ, मैं गया और मेरे को मिल गया। तो भाई मैं कैसे पता लगाऊँ कि अकबर का था? इसी से तो पता लगाऊंगा। क्या मेरे पास प्रूफ है? यही कलम प्रूफ है। तो जिन इतिहास जानने के लिए जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं ऐतिहासिक स्रोत। ये ऐतिहासिक स्रोत है, आप समझ गए होंगे। ये कॉपी में नोट करिए। कक्षा 6 और कक्षा 7 में भी आपने ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ा था। प्राचीन काल और मध्यकाल में कुछ ऐतिहासिक स्रोतों का स्मरण करते हुए तालिका को भरने का प्रयास करें, ठीक है। तो अब प्राचीन काल और मध्यकाल में जो जिसे आपने 7th क्लास पढ़ा होगा, तो आप इसको फील कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। स्मरण करें कि प्राचीन काल और मध्यकाल में स्रोतों तो प्रायः एक ही थे, ठीक है। प्राचीन काल और मध्यकाल में तो स्रोत जो थे, स्रोत मैंने आपको बताया जैसे कलम। तो प्राचीन काल और मध्यकाल के स्रोत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी एक ही प्रकार के रहते हैं। लेकिन प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल के स्रोतों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई। लेकिन प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल के स्रोतों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई। इसका अर्थात प्राचीन काल में जो कलम थे वो ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन मध्यकाल में ज़्यादा कलम मिले। अर्थात प्राचीन काल में स्रोतों की संख्या कम थी, लेकिन मध्यकाल में स्रोतों की संख्या बहुत सारी हो गई। जैसे प्राचीन कभी लोटा मिल गया, छिपा मिल गया, किताब, कॉपी, कलम, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। उस समय के मिट्टी के बर्तन कुछ भी मिल सकते हैं, ठीक है, मध्यकाल में। तो प्राचीन काल में जो स्रोत थे वो कम मिले थे, लेकिन मध्यकाल में इनकी संख्या काफ़ी अधिक हो गई थी। ये नोट कर सकते हैं आप। आपने देखा होगा कि पुराने प्रकार के स्रोतों के अतिरिक्त मध्यकाल में कुछ नए स्रोत भी सामने आए। आपने पाएंगे कि आधुनिक काल के इन स्रोतों की संख्या एक विविधता और भी वृद्धि हुई है। ऐसा क्यों? आइए इस पर समझने का प्रयास करते हैं। आप पाएंगे कि आधुनिक काल में इन स्रोतों की संख्या एक विविधता है। इन स्रोतों की संख्या एवं विविधता में और भी वृद्धि हुई है। तो आधुनिक काल में इन स्रोतों की संख्या जो कलम है, स्रोतों की संख्या में और भी बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, मध्यकाल से भी अधिक। तो पहला प्राचीन काल में थोड़ा, मध्यकाल में इससे ज़्यादा, और आधुनिक काल में इससे ज़्यादा, ठीक है, स्रोत मिले हैं। तो चाहिए समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, देखिए पेज नंबर कितना बता दे रहा हूँ, 8 पेज नंबर, ठीक है। पेज नंबर 8 है। 7वीं कक्षा में आपने पढ़ा था कि 19वीं सदी से पहले सालों में छापा खाने ना थे, ठीक है। 19वीं सदी में जो छापा खाने ना थे, मतलब छापा खाना मतलब जहाँ पे किताब प्रिंट होता है, ठीक है। जैसे हम लोग कैसे थे, हमको प्रिंट करवाना है या फोटो कॉपी करवाना है, तो फोटो कॉपी करवाने का मशीन नहीं था उस समय। लिपिक या नकलविश हाथ से ही पांडुलिपियों का प्रकृति बनवाते थे।
तो मतलब उस समय क्या होता था भाई, अब मान लो कि प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, प्रिंट करने वाला नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि भाई प्रिंट हम प्रेस नहीं करेंगे। हाँ, अगर अगर व्यक्ति एक पुस्तक लिखा है तो उसको प्रिंट करना है तो हम भी उसको देख के लिख लेंगे, तो ऐसा प्रिंट होता था, ठीक है। ये नहीं कि एक पेज को 20 प्रिंट कर सकते हैं आज के मशीन के द्वारा। तो उस समय प्रिंट नहीं था, तो पहले एक एक व्यक्ति कोई लिखता, उस समय जब प्रिंट नहीं था तो एक व्यक्ति कोई लिखता था, उसके बाद दूसरा व्यक्ति उसको लिखता था, फिर तीसरा व्यक्ति उसको लिखता था, ऐसे ऐसे सब प्रिंट एक एक करके दे दिया जाता था, ठीक है। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक में माध्यम से सरकारी विभाग के कार्रवाई दस्तावेज की कई प्रतियां बनाने जाने लगी। इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियां को आज भी अभिलेखागारों एवं पुस्तकालयों में देख सकते हैं। तो 19वीं सदी के बाद ही, ठीक है, 19वीं सदी के बाद ही प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज और कई अभिलेखकारों और पुस्तकालयों में देखे जा सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई, आविष्कार कब हुआ, तो 19वीं शताब्दी में, ठीक है। 19वीं शताब्दी का मतलब 1900 में, ठीक है, 1900 लिख सकते हो। जैसे 2022 चल रहा है तो 1900, इससे पहले 2000, उससे पहले 1900, ठीक है। नेक्स्ट है अभिलेखागारों में सरकारों के दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता है। तो अभिलेखागार किसे कहते हैं, ठीक है। तो सरकार के जहाँ सभी डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहते हैं उसको कहते हैं अभिलेखागार। इसको आप नोट करिए कि सरकार के जहाँ जितने डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखे जाते हैं उसको कहते हैं अभिलेखागार। इन दस्तावेजों के सरकार की योजनाओं एवं कर से संबंधित दस्तावेज, पुलिस एवं सीआईडी रिपोर्ट, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों के रिकॉर्ड, विभिन्न कमिश्नरों के रिकॉर्ड आदि शामिल होते हैं, ठीक है। इन अभिलेखागार में क्या क्या मतलब उपस्थित रहते हैं डॉक्यूमेंट में, तो आप लिख सकते हैं दस्तावेज, पुलिस एवं सीआईडी की रिपोर्ट, राजनीतिक पार्टियां की गतिविधियां के रिकॉर्ड, विभिन्न कमिश्नर के रिकॉर्ड, विभिन्न कमीशनों, ठीक है, विभिन्न कमीशनों के रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। ये लिख सकते हैं। आज भी हर जिले में एक रिकॉर्ड रूम होते हैं। आप किसी भी जैसे जिला कलेक्टर का कोई ऑफिस है तो उसमें भी एक रिकॉर्ड रूम होगा जहाँ पे सभी सामान सुरक्षित रखे जाते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड रूम उसे कहते हैं। इन्हें आप देख सकते हैं कि इनके अतिरिक्त तहसील के दफ्तर, ठीक है, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, कचहरी आदि रिकॉर्ड रूम में भी महत्वपूर्ण हैं। तो मैंने आपको बताया कि इनके अतिरिक्त तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर और दफ्तर आदि कचहरी में रिकॉर्ड रूम भी महत्वपूर्ण है। तो रिकॉर्ड रूम क्यों महत्वपूर्ण है, आपने ये लिख सकते हैं कि रिकॉर्ड रूम क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप कॉपी में ज़रूर सोचिएगा, ठीक है, रिकॉर्ड रूम क्यों महत्वपूर्ण है। रिकॉर्ड रूम इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसी भी सरकारी दस्तावेज की चोरी ना हो सके, ठीक है, ठीक है, उनको सुरक्षित जगह पे रख सके, इसलिए रिकॉर्ड रूम की आवश्यक है। नहीं तो मान लीजिए कहीं भी रख देंगे, कोई भी चोरी करके ले जाएगा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को, इसलिए रिकॉर्ड रूम की और अभिलेखागारों की आवश्यकता होती है सरकार को, ठीक है। नेक्स्ट है, आप अपने ज़िले के रिकॉर्ड रूम में जाकर अपने ज़िले से संबंधित क्या क्या जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, इन जानकारी में एक सूची बनाएं, ठीक है। तो ये आप अपने खुद से लिखिएगा, 1-2 पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब खासकर ये जान सकते हैं कि हमारे ज़िले में कितने जैसे पक्षी विहार हैं, कितने पर्यटक स्थल हैं, ठीक है, हमारे ज़िले की जनसंख्या कितनी है, हमारे ज़िले का क्षेत्रफल कितना है, ये सब जान सकते हैं अपने रिकॉर्ड रूम में, ठीक है। हमारे ज़िले में कितने मिनिस्टर्स काम करते हैं। इसी तरह पुस्तकालयों के वर्षों पहले से पुराने अखबार, व्यक्तिगत पत्र, डायरियाँ, निजी दस्तावेज आदि सुरक्षित रखी जाती थी। महान व्यक्तियों के जीवन एवं आत्मकथा के इतिहास के अध्ययन से उपयोगी साबित हुए हैं। इन पुस्तकों से हमें उन व्यक्तियों के बारे में विशेष जानकारी मिलती है जिन्होंने राजनीति, प्रशासन एवं समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अच्छा बताइए, जैसे महात्मा गांधी की कोई पुस्तक है, उनके द्वारा लिखी है, उनके द्वारा कोई पत्र, तो कैसे पता है कि वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई, क्योंकि उनको अभिलेखागार में सुरक्षित रखा गया था, ठीक है, इसलिए वो हमको आज तक मिली, नहीं तो नहीं मिलती। आप समझ सकते हैं कि अभिलेखागार या रिकॉर्ड रूम की कितनी आवश्यक है। तो अभिलेखागार की आवश्यकता इसलिए है, आपको बताना है, आपको लिखना है अपने कॉपी में। नहीं तो मान लीजिए कि जैसे सुभाष चंद्र जी बोस जी हैं, उनकी कोई पुस्तक या उनके कोई पत्र आज तक, चाहे भगत सिंह के पत्र आज भी मिलते हैं, आपको देख सकते हैं, ठीक है, म्यूज़ियम में जाकर। तो क्यों मिला, क्योंकि उनको अभिलेखागार में रखा जाता है। अभिलेखागार मतलब म्यूज़ियम, ठीक है, म्यूज़ियम लिख सकते हैं। म्यूज़ियम में आज भी यहाँ पे इलाहाबाद में म्यूज़ियम में आपको आज भी चंद्रशेखर आज़ाद की बंदूक देखी जा सकती है,
तो म्यूज़ियम में आज भी गांधी जी के चश्मा, डंडा, कपड़ा, भगत सिंह के जूते, ठीक है, उनकी बंदूक, उनकी राइफल, सब चीज़ देखी जा सकती है अभिलेखागार में। तो अभिलेखागार में सभी चीज़ों को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है, और यहाँ पे जाने में टिकट लगती है बस, और कुछ नहीं है अभिलेखागार, ठीक है। तो इसलिए अभिलेखागार की इतनी इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण है। तो ऐसी पुस्तकालयों के वर्षों पुराने अखबार, व्यक्तिगत पत्र, डायरी, निजी दस्तावेज, अभिलेखागार आपके घर में भी होता है, जहाँ पे आप अपनी पुस्तक रखते हैं, अपनी किताब रखते हैं, जो अलमारी जो है रखती है, तो अलमारी में ही जैसे आप किताब रखते हैं सजा सजा के, वैसे ही अभिलेखागार में होता है, म्यूज़ियम होता है, सब चीज़ को सजा सजा के रखा जाता है कि कोई चीज़ ख़राब नहीं हो, सब चीज़ों की सफाई होती है, ठीक है, सभी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, उसी को अभिलेखागार कहते हैं। महान व्यक्ति और जीवन की एक आत्मकथा से इतिहास के अध्ययन से उपयोगी साबित होता है। इन पुस्तकों में हमें उन व्यक्तियों के बारे में विशेष जानकारी मिलती है जिन्होंने राजनीति, प्रशासन और समाज सेवा में क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है। तो अभिलेखागार में सबसे ज़्यादा किस चीज़ों की मतलब जानकारी मिलती है? जिन्होंने राजनीति, ठीक है, प्रशासन और समाज सेवा में अपना कार्य किया है, ठीक है। जैसे राजनीति में हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, प्रशासन में हो जाएंगे, ठीक है, प्रशासन में बहुत सारे लोग हो जाएंगे जैसे किरण बेदी या कुछ आईएएस ऑफिसर, और समाज सेवा में जैसे कोई भी कलेक्ट्रेट या महात्मा गांधी समाज सेवा ही तो थे, समाज सेवा ही तो करते थे, उनके बारे में समाज सेवा। आत्मकथा एक जीवनी के संबंध में अपने शिक्षक की सहायता से चर्चा करें। आत्मकथा एवं जीवनी के संबंध में देखो मैं बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, अभी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है। आत्मकथा जो व्यक्ति लिखता है वो खुद लिखता है अपनी आत्मकथा। जैसे मान लीजिए कि महात्मा गांधी ने कोई पुस्तक लिखा अपने हाथों से, वो होती है आत्मकथा। और जीवनी जो होती है, इनके मरने के बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति लिखे तो उसे कहते हैं जीवनी। समझ गए? आत्मकथा और जीवनी में यही फ़र्क है कि आत्मकथा जो होता है व्यक्ति खुद लिखता है, ठीक है, आत्मकथा, और जो जीवनी होता है उसको दूसरा व्यक्ति लिखता है, ठीक है। महात्मा गांधी के नाम पर ही मैं लिख सकता हूँ, उसे कहते हैं जीवनी। महात्मा गांधी के बारे में कैसे थे उनके बारे में हम लिखेंगे तो जीवनी कह जाएगी, लेकिन महात्मा गांधी खुद लिखेंगे तो उसे कहते हैं आत्मकथा। बस यही डिफरेंस है आत्मकथा और जीवनी में, आप इतना मान के चलिए। अपने देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेहरू स्मारक पुस्तकालय एवं पटना स्थित सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय, बिहार राज्य अभिलेखागार जैसी संस्थाओं में आप जाकर अन्य सामग्रियों का अध्ययन कर सकते हैं। इधर हाल ही के पिछले पीढ़ी के, ठीक है, तो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट करिए, दिल्ली में राष्ट्रीय राज्य अभिलेखागार, नेहरू स्मारक, पटना में क्या है, सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय, ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं। पटना में भाई कौन सा पुस्तकालय है, तो सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय। बिहार राज्य अभिलेखागार जैसी संस्थाओं में जाकर अपनी सामग्री अध्ययन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के भाषण, साक्षात्कार एवं स्मृति के रिकॉर्ड रखने की परंपरा भी कुछ संग्रहालयों में शुरू की गई है, ठीक है। तो संग्रहालय अगर नहीं होते तो ये सब चीज़ें रखना मुश्किल था, इसको कहीं भी कोई भी चुरा सकता था, इसलिए संग्रहालय या अभिलेखागार इम्पॉर्टेंट है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का मानचित्र तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए। 19वीं सदी के पहले कोई मानचित्र नहीं था, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना भाई ये इंडिया का मैप है, ठीक है, उस समय ये मानचित्र वगैरह नहीं था, तो बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए, ठीक है, खोज की गई। सर्वेक्षण के में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु और स्थानीय फसलों का पता लगाया जाता था। इसके अलावा वास्तविक वानस्पतिक सर्वेक्षण प्रणाली, वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरों सर्वेक्षण भी किए जाते थे, ठीक है। तो भाई सर्वेक्षण किया जाता था, तो कौन कौन सा सर्वेक्षण किया जाता था भाई? तो फसलों का पता लगाया जाता था, जंतुओं पेड़ पौधे का पता लगाया जाता था, ठीक है। सर्वेक्षण प्रणाली में वैज्ञानिक सर्वेक्षण होते थे, पुरातत्वीय सर्वेक्षण होते थे, मतलब इतिहास चीज़ के सर्वेक्षण होते थे, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण होते थे, वन सर्वेक्षण होते थे, और कई सारे सर्वेक्षण होते थे। ये आपको बस समझना है, लिखना नहीं है इसको। ये बस लिख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पूरे देशों का मानचित्र तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए। तो उनमें कौन कौन से सर्वेक्षण किए गए? जैसे पेड़ पौधे, ठीक है, जंतु, फसलों का सर्वेक्षण किया गया, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं 19वीं सदी के आखिरी के हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी, ठीक है। तो 19वीं सदी के आखिरी में, ये इंपॉर्टेंट है कि जनगणना भाई कब की जाने लगी? तो 19वीं सदी में, 19वीं सदी के आखिरी में हर 10 साल पर जनगणना की जाने लगी, ठीक है। आपको ये इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हैं।
जनगणना के द्वारा भारत में सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनके धर्म, जाति, व्यवसाय, शैक्षणिक स्तर आदि के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती थी। तो जनगणना में भाई लिख सकते हैं जनगणना के महत्वपूर्ण, जनगणना के कार्य। जनगणना कैसे होती थी? तो जनगणना 10 साल पर होती थी। जनगणना के द्वारा भारत में सभी प्रांतों, सभी जिलों में रहने वाले लोगों की संख्या, फर्स्ट लोगों की संख्या, उनके धर्म, जाति, व्यवसाय, शिक्षा स्तर आदि के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। तो ये इंपॉर्टेंट ही लिख सकते हैं कि जनगणना कैसे होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, इन जानकारियों के आधार पर इन्हें बेहतरी के लिए भावी योजना तैयार की जाती थी। मतलब इन जनसंख्या जनगणना के आधार पर ही इनको कोई भी योजना होती है तो उनके भावी योजनाएं तैयार की जाती है कि इनको कैसे कैसे, जैसे राशन कार्ड बनवाना है। तो जनगणना अगर पता चल जाएगा तो सरकार को पता चल जाए कि हमारे देश में कितनी जनसंख्या है और हमें कितनी राशन कार्ड बनवानी है। ठीक है, वैसे या कितना कोई अगर कोई स्कीम है तो इन लोगों के पास कैसे पहुंचानी है, तो जनगणना के आधार पर ही की जाती है। ठीक है, कोई जनसंख्या जनगणना हो जाती है तो सरकार के पास एक डेटा पहुंच जाता है कि भाई हमारे इंडिया में 100 करोड़ लोग रहती है, तो हमें कोई भी योजना लाना है तो 100 करोड़ लोगों के लिए ही लाना है। ठीक है, भारत में पहली और आखिरी जनगणना कब हुई? ठीक है, आपको ये लिखना है। आखिरी जनगणना में पूछे गए सवालों को अपने शिक्षक की मदद से इकट्ठा करें। तभी हम लोग बताएंगे। भारत में पहली जनगणना 1872 के काल में हुई थी। ठीक है, आप लिख सकते हैं 1872 में हुई थी सबसे पहली जनगणना इंडिया में। अभी पढ़ेंगे भी आगे, उससे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। शरीफे का पौधा है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों के द्वारा बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये क्या है? एक इतिहास का ऐतिहासिक स्रोत है। ये क्या है? ऐतिहासिक स्रोत है भाई। जिस चीज़ों से हम लोग इतिहास जानने की कोशिश करते हैं उसे कहते हैं ऐतिहासिक स्रोत। तो ये शरीफे का पौधा बनाया गया है, इसे कह सकते हैं ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, क्योंकि चैप्टर दिख नहीं रहा है, आगे देख सकते हैं आप। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।